one-day training program is being organized on Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, which is being organized in collaboration of District Police Rajouri, District Child Protection Unit Rajouri, and National Development Foundation. So without taking much of the time, and I will request Sunny Kumar, Program Manager NDF, to take as less time as he can, because we have very busy schedule of our work day, SSP sir. So without taking much of the time, I would like to hand over the further proceedings to Sunny Kumar. During this session, I request Rajiv Kachuria sir and Abdul Rahim sir to please present a bouquet to SSP sir in their honors. हो गया। कानून जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और भारत के संविधान में दिए गए बच्चों के अधिकार की रक्षा करूंगा। बच्चों के साथ चाहे वे बच्चे देखभाल और सुरक्षा के चलते मेरे संपर्क में आएंगे से दोस्ताना व्यवहार रखूंगा और जेजे एक्ट में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। इस वर्कशॉप को स्टार्ट करने से पहले हमने जेजे एक्ट पे जो कंप्लाइंस बुक थी उसको रिलीज करने का सोचा, तो मैं गुजारिश करूँगा एसएसपी सर से और बाकी अफसरान से कि इस बुक को आज रिलीज करें। Chief guest of today's training program, Shri Amritpal Singh ji, SSP Rajouri, Additional SP Nौशहरा गिरी साहब, Additional SP Rajouri, बासु सर हमारे यहाँ IPS प्रोबेशनर हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट उनके पास डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर का भी चार्ज है, अब्दुल रहीम जी, मैडम निमिषा श्रीवास्तव, शी इज रिसोर्स पर्सन फॉर टुडेज वर्कशॉप, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, CWC और JJP से लोग मेरे ख्याल अभी पहुँचे नहीं हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के साथ ही वन स्टार सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ हैं, जुवेनाइल पुलिस अफसर एंड डिस्ट्रिब्यूशन पार्टिसिपेंट्स, NDF की टीम के लोग हैं, प्रोग्राम मैनेजर और बाकी टीम। रिसेंटली एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक वर्कशॉप की थी DGs और एडिशनल DGs के साथ। अभी पिछले दिनों में किसी सीनियर अफसर के साथ था, तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि उस वर्कशॉप में भी द प्राइम मिनिस्टर का जो मेन एजेंडा था वो पुलिस के लिए यही था कि जो वुमेन और बच्चों के लिए कानून हैं उनके प्रति चाइल्ड फ्रेंडली बिहेवियर को इम्प्लीमेंट किया जाए और नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। आज जब हम सब यहाँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर एक रोज़ा ट्रेनिंग यहाँ कर रहे हैं, आई रिमेंबर बासु साहब कल मुझे बता रहे थे, इन्होंने वो ट्रेनिंग अटेंड की थी 2012 में, जब हमने पुलिस अकादमी में नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन और कुछ पार्टनर्स में जब ये ट्रेनिंग की और उमर अब्दुल्ला साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया नहीं था। उसके बाद 2013 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया और 2018 में एक्चुअल में जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है CWCs और JJPs की रिक्रूटमेंट के बाद शुरू हुआ। मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि मैडम निमिषा ने मुझे कहा कि फुल डे सेशन इनको लेना पड़ेगा, मैं आपके साथ एक डिटेल्ड सेशन, चूँकि SSP साहब को DIG साहब के साथ कहीं जाना है, मैं आपके साथ डिटेल्ड
चाइल्ड राइट्स और इंट्रोडक्शन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस इन जम्मू एंड कश्मीर पर ठीक इमीडिएटली बाद आई विल हैव ए डिटेल्ड सेशन विद यू। उसमें हम डिटेल में बात करेंगे और आपके जो सवाल होंगे उनके भी जवाब देंगे। बहरहाल एसएसपी साहब की प्रेजेंस में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मेन प्रिंसिपल जिस पर चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ को पुलिस को डील करना है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्शन। अगर आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बुक में भी देखेंगे, इसमें डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस है, स्टिग्मेटाइज बच्चा नहीं होना चाहिए, बच्चे के राइट्स एलिनेट नहीं होने चाहिए, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन मैं अगर बोलूँ, हम आज के जो हमारी वर्कशॉप है, मैडम मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, मुझे लगता है हम प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्शन पर हम बात करेंगे। मेरे फादर भी पुलिस से एज सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए, मुझे थानों की फंक्शनिंग का थोड़ा अंदाज़ा है। एक हमारा पुलिस का एक अपना माइंड सेट है, और लॉ जब मैं पढ़ता था तो हम एरियाज ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ते थे, तो वी मोस्टली बिलीव ऑन द थ्योरी ऑफ डेटरेंस कि सजा दो और ताकि क्राइम दोबारा से रिपीट ना हो। लेकिन जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, द वेरी प्रेम्बल ऑफ द एक्ट, this juvenile justice act has amended and consolidated the law related to दो टाइप कैटेगरीज में इन्होंने किया। चिल्ड्रन alleged are found to be in conflict with law and the children in need of care and protection। जब हम प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्शन की बात करते हैं तो बच्चा सपोज करिए आपके पास पुलिस स्टेशन में किसी पैटी ऑफेंस में या सीरियस ऑफेंस में, ऑफेंसेस पर डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, या हीनियस ऑफेंस में आता है। हीनियस ऑफेंस में तो एफआईआर लॉन्च होगा, लेकिन जो पैटी और सीरियस ऑफेंस है उसमें पुलिस को प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्शन इमीडिएटली अप्लाई करना है कि बच्चा जब आपके कांटेक्ट में आया तो आपको ये इंश्योर करना है कि बच्चे को ये फील ना हो कि भाई ये मैं पुलिस स्टेशन में हूँ या यहाँ कोई लॉकअप भी पुलिस स्टेशन में है, किसी किस्म का डर बच्चे के अंदर पैदा ना हो। और इसी प्रिंसिपल के लिए बहुत सारे पुलिस स्टेशन को चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन भी पूरे हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी हारवन पुलिस स्टेशन और मेरे ख्याल में गांधीनगर पुलिस स्टेशन है। मेरी पिछले दिनों एसएसपी साहब से बात हो रही थी, आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर हिज कीन इंटरेस्ट। रजौरी में भी हम रजौरी पुलिस स्टेशन को डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस मिलके आने वाले टाइम में हम रजौरी पुलिस स्टेशन को भी मॉडल पुलिस स्टेशन विद चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाएंगे। और इसमें एक ऐसा कॉर्नर डेवलप करेंगे कि अगर कभी कोई पॉक्सो का विक्टिम आपको पुलिस स्टेशन में लाना पड़ जाए, या कोई ऐसा बच्चा जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ है और इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, उसको लाना पड़े, तो उसके लिए एक चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर जो है वो बड़ी जल्दी, मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल के महीने में वी विल डेवलप इन पुलिस स्टेशन रजौरी। सो डिटेल सेशन हम बाद में करेंगे। मुझे लगता है कि मैं एसएसपी साहब के बीच और आपके बीच ज़्यादा देर नहीं रहूँगा। एक पुंछ के हमारे एक शायर हैं, वो कहते हैं कि खुशगवार बचपन के शानदार बचपन, ढूंढूं कहाँ मैं तुझको मेरे निसार बचपन, तहसीन जान अपनी कुर्बान उन पे कीजिए, लौटा दे कोई फिर से जो एक बार बचपन। सो ऑल ऑफ अस आर हियर टू एंश्योर a happy childhood for the children of Rajouri and Poonch. Thank you very much. Chief Minister, I welcome Rajiv Rajouri ji, Nimisha Srivastava ma'am और रिसोर्स पर्सन जितने भी हमारे हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ रजौरी पुलिस की तरफ से। तो इसके अलावा मैं अपने जितने मेरे एसपी साहबान, पीएसपी साहबान और जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हमारे जो इंचार्ज हमने रखे हैं थानों में, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज का दिन है आपके लिए ही। ये लोग काफ़ी दूर दूर से आए हैं, जम्मू से आए हैं, कई दिल्ली से भी आए हैं। तो इस चीज़ का पूरा आप मतलब जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं काइंडली। ये नहीं सोचे कि ये पूछूंगा तो कैसा लगेगा, नहीं पूछूंगा तो कैसा लगेगा। जो आपके सवाल जवाब हैं, क्योंकि इसमें बच्चे की उम्र भर का सवाल है, उसको एक स्टिग्मा लगेगा, उसको तो क्या सोचेगा, उसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, तो वो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि वो हम अब बच्चे नहीं रहे हैं। अगर किसी ने वो झेला है तो हो सकता है कि वो समझ पाए कि वो क्या होता है। एक वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आप पे पड़ता है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी पार्टिसिपेट फुली। जो भी आपके सवाल जवाब हैं, ये लोग आए हैं, इनको हमसे ज़्यादा बेहतर पता है, इसीलिए
सरकार ने इनको रखा है। आई रिक्वेस्ट कि आप खुले दिल से, खुले दिमाग से सुने और उसके बाद सवाल करें। थैंक यू। मेरा नाम निमिषा श्रीवास्तव है। थोड़ा बहुत हम लोगों का इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पे राजीव जी, अमित जी। तो मैं थोड़ा सा अपना बस परिचय दे देती हूँ और फिर हम लोग बातचीत अपनी शुरू करेंगे आज की। तो मैं एक संस्था चलाती हूँ, एक NGO चलाती हूँ जिसका नाम है काउंसिल टू सिक्योर जस्टिस। और हम लोग पिछले 10 साल से बच्चों के साथ काम करते हैं। पॉक्सो एक्ट और JJ एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है ग्राउंड पे, हम लोग जो उसमें बच्चों को सपोर्ट करने का और साथ ही साथ JJB CWC कोर्ट को सपोर्ट करने का जो काम है वो हम लोग करते हैं कई सालों से। तो उसमें हम लोगों का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है कि किस तरीके से सिस्टम में जो कानून है उसको ठीक तरीके से लाया जाए। और मुझे पता है कि आज बार बार हमारे सामने ये शब्द आएगा कि मैडम ग्राउंड की रियलिटी अलग है। ग्राउंड की रियलिटी अलग है, ये मुझको पता है। और हमारा चैलेंज यही है कि हम क्या कर सकते हैं, ये इसके बारे में हम सोचें, कम से कम सोचें। मुझे पता है एक दिन में 3-4 घंटे में हम दुनिया नहीं बदल पाएंगे, लेकिन हम शायद समझ सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखें सेक्शन 212 जहाँ पे डिफाइन किया गया, डेफिनेशन दी गई JJ एक्ट में, सेक्शन 212 में क्या लिखा है? चाइल्ड मीन्स अ पर्सन who has not completed 18 years of age। हमारे काम के लिए, हम लेबर डिपार्टमेंट नहीं है, हमारे काम के लिए। और बाय द वे JJ एक्ट जो है वो एक ओवरराइडिंग एक्ट है। अगर बाकी किसी कानून से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है JJ एक्ट का, तो कौन सा कानून ऊपर आएगा? JJ एक्ट। JJ एक्ट का एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है, क्योंकि ये जैसे कि JJ एक्ट के प्रियम्बल में लिखा है, उसके ऊपर बातचीत हुई है कि UNCRC को इंडिया ने रेटिफाई किया और फिर इस लॉ को लेके आया कि भाई अब ये हम लोग इस लॉ से हम ये दर्शाते हैं कि बच्चों के हकों के लिए हम क्या क्या करना चाहते हैं। तो JJ एक्ट हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। तो इवन इफ चाइल्ड लेबर एक्ट से फॉर एग्जांपल 14 से 18 वो एडोलेसेंट डिफाइन करता है, लेकिन और उसको भी एड्रेस किया गया है इस एक्ट में। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा आपको मिले जिसको कि ऐसा बोला जाए कि अच्छा भाई ये जो है कि इसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है चाइल्ड लेबर के नाम पे, इवन इफ वो वैध है कि एडोलेसेंट है, वो काम कर सकता है। लेकिन अगर JJ का एक चैप्टर है ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, कि अगर उसको बॉन्डेड लेबर करवाया जा रहा है और चाहे वो 15-16 साल की उम्र का हो, लेकिन वो JJ के हिसाब से क्या होगा, वो बच्चा क्या होगा, वो 15 साल का जो आदमी है एडोलेसेंट है। चाइल्ड लेबर एक्ट के हिसाब से वो एडोलेसेंट है 15 साल का, लेकिन JJ एक्ट के हिसाब से चाइल्ड। उसके नीचे सेक्शन 213 धारा 213, क्या कोई पढ़ सकता है इसको? कोई ना प्लीज। Child in conflict with law means a child who is alleged or found to have committed an offence and who has not completed 18 years of age on the date of commission of such offence। अगर उस बच्चे के ऑफेंस करने के दिन, समय, सेकंड पे वो 18 साल का नहीं है, तो वो क्या है? वो बच्चा है। तो हमारे अपनी इसके बारे में धारणाएं हो सकती हैं और हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। दुनिया में जैसे कि सर ने कहा, अलग अलग जगह पे अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से उसको हैंडल किया है। लेकिन हमारा कानून क्या कहता है कि अगर वो 18 साल से 1 मिनट 1 घंटा भी कम है तो वो बच्चा है। थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि ऐसा क्यों है। आई नो कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल ये बात सही है कि बच्चे बहुत जानकारी होती है, बच्चों को बहुत कनेक्टेड रहते हैं, बहुत सारी चीजें उनको वो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि वो अडल्ट लगता है। तो क्या हम याद कर सकते हैं जब हम लोग 16-17 साल के थे, हमको मालूम था ना कि बहुत सारी चीजें गलत हैं। शायद किसी ने कभी, मतलब मैं बोल रहा था, शायद किसी ने कभी ट्राई किया होगा कोई ड्रग, गांजा या सिगरेट या कुछ किया होगा। मतलब किसी को एडमिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किया होगा। हमको मालूम नहीं था क्या कि वो अच्छी बात नहीं है।
हमको मालूम नहीं था कि हमको नुकसान होगा उससे, हमको मालूम था ना। जब हम लोग बाइक चलाते थे, चाहे साइकिल चलाते हैं, चलो बाइक चला रहे हैं एज अ 16-17 ईयर ओल्ड, हमको मालूम है ना कि एक्सीडेंट हो सकता है। एज अ टीनेजर किसी भी बच्चे को मालूम होता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, मर सकते हैं, लेकिन चलाते हैं फिर भी स्पीड में। फिर धीरे कब होती है स्पीड बाइक चलाने की? थोड़ा कुछ फर्क है शादी के बाद। शादी के बाद ऑटोमेटिक मैच्योरिटी। नहीं तो रोड पे लिखे भी होगा ना साइन बोर्ड, तो आप तो रोड पे, हाँ रोड पे लिखे, तो मतलब आप सोचिए ये रोड पे साइन बोर्ड तब भी थे। आपको नजर नहीं आते थे। रोड पे साइन बोर्ड तब भी थे, लेकिन आपका दिमाग जो है वो उस पर फोकस नहीं कर रहा है। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, सामने का। वो जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो, उसमें एक बहुत ही क्रूशियल पावर होती है, अपने आप को रोकने की पावर। कि हमको मालूम है ये चीज गलत है, लेकिन करने का मन कर रहा है क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोन्स है बहुत सारे, अभी भी मन करता है, लेकिन एक कोई हिस्सा होता है हमारे दिमाग का जो हमको रोकता है कि नहीं ये मत करो, नहीं तो तुम जेल जाओगे, नहीं तो तुम किसी को ही तुम्हारे हाथ से मर सकता है, नहीं तो तुम्हारी बीवी नाराज हो सकती है घर पे। वो जो रोकने वाला पार्ट है हमारे ब्रेन का, वो 25 साल की उम्र तक डेवलप होता रहता है, और 18 साल तक की उम्र या उससे कम उम्र में वो बहुत कम डेवलप हुआ होता है। तो ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को मालूम नहीं है कि स्पीड में वो बाइक चलाएगा या वो गांजा यहाँ से वहां लेके जाएगा तो क्या खराब हो सकता है, उसको मालूम है, लेकिन अपने आप को रोकने की जो उसकी कैपेसिटी है वो कम है, वो डेवलप नहीं है। और ये एक न्यूरो साइंटिफिक वजह है क्यों ये 18 साल का जो एक मार्क है वो चुना गया है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। यूएनसीआरसी भी जो बोलता है, आपको बोलता है कि ठीक है आप ध्यान में रखिए कि जो बच्चा है उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है समझने की, आप ध्यान में रखिए इस बात को, लेकिन अगर बच्चे को, अगर किसी को क्रिमिनलाइज करने का वो है, क्यों हम, अगर हम बोल रहे हैं कि हम क्रिमिनलाइज कर देंगे, तो क्या हम ये भी करेंगे कि हम 16 साल के बच्चों को वोट करने देंगे? साथ साथ होना चाहिए ना। अगर आप वहां अडल्ट समझ रहे हैं तो आप वोट करने दें, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने दें, आप उसको ये दे दें कि मेरी, अपने बेटे को बोले कि जाओ मेरी प्रॉपर्टी के साथ जो करना है करो। वो करने में हम 2 बार सोचेंगे, है ना। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जो एज ऑफ मेजॉरिटी एक्ट है, एक और एक्ट है सेंट्रल एक्ट, तो ये चीज है, जो ये सारे हक हैं, अगर वो हम 18 साल की उम्र में दे रहे हैं तो क्रिमिनलाइज करने का जो नुकसान है, इसीलिए उसको भी 18 साल तक रखा गया है। दैट सेड, जो यहाँ पे भी खास करके बहुत सीरियस ऑफेंसेस हैं, टेररिज्म के जैसे, उसको रिकग्नाइज करते हुए, और जो निर्भया कांड, इन सबको रिकग्नाइज करते हुए कानून में बदलाव लाया गया 2015 में। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये हम याद रखें कि चाइल्ड की डेफिनेशन जो है 18 साल से कम कोई भी है वो बच्चा है, और ये कानून जो है ये हमको निभाना है, हमको फॉलो करना है। हमको देख के लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, बहुत समझदार है, बहुत शातिर है, बहुत बदमाश है, लेकिन कानून की नजर में वो बच्चा है। और मुझे पता है कि सबसे मुश्किल ये जो चीज है ये पुलिस के लिए होती है, ये मैं जानती हूँ। तो हम लोग देखते हैं आगे कि किस तरीके से हम इन चीजों को थोड़ा सा एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेक्शन 214 जो है, जो कि सर ने बोला था, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, थोड़ा सा मैं बस 5-10 मिनट इस पे बात करूंगी कि क्या है ये ओवरऑल, पूरा का पूरा क्या है जेजे एक्ट का जो सिस्टम है। तो जो जेजे एक्ट है, ये हमने ये बोला कि बच्चे जो कि थोड़े मुश्किलात में हैं, वो बच्चे जो मुश्किलात में हैं उनके लिए ये कानून
कानून बनाया गया है देश में। और ये हमारे देश का बहुत ही एक प्रोग्रेसिव एक्चुअली स्टेप है कि एक ही कानून में दोनों तरह के बच्चों को लिया गया है। जो बच्चा जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ कोई अब्यूज हुआ है, निगलेक्ट हुआ है, या तो कोई क्राइम हुआ है, और वो बच्चा जिसने खुद भी क्राइम किया है, तो ये ऐसा क्यों है कि दोनों एक ही कानून में क्यों है? कोई बता सकता है? दोनों कैटेगरी जो है अलग चीजें हैं। किसी बच्चा जिसने क्राइम किया है और कोई बच्चा जिसके साथ क्राइम हुआ है, दोनों एक ही कानून के अंदर क्यों है? दोनों रिफॉर्मेशन का रखा गया है स्कोप, रिफॉर्मेशन का स्कोप रखा गया है, बिल्कुल। प्लस वो है तो बच्चा ही है तो बच्चा ही, बिल्कुल। डेफिनेशन भी हमने लिख दी है। मतलब 18 साल के जब नीचे हैं तो तुम चाहे क्राइम करने वाला हो या वो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कानून जो है ये हमारे देश की इस मंशा को दर्शाता है कि बच्चे, हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई बच्चा आज कानून को तोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी परवरिश में, या हमने जो उसको जिस तरीके से उसको माहौल दिया, उसके हकों का हम लोगों ने या तो ध्यान रखा या तो नहीं ध्यान रखा, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी हमारी है, स्टेट की है, समाज की है। इसीलिए तो अगर वो बच्चा गलत राह पर जा भी रहा है तो उस गलत राह से उसको वापस सही राह पे लाने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे मन के सच्चे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई नो कि काम करते करते कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भी, मैं भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होम में जाती हूँ, तो वहाँ पे मुझे पता है कि मुश्किल होता है ये अपने आप को कन्विंस करना कि ये बच्चे तो काफी बड़े हैं, काफी कुछ करके आए हैं। लेकिन ये मैं बोलूंगी कि जब भी ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है, और मैं पिछले कम से कम 5 साल से ये काम कर रही हूँ और मैं ऑब्जर्वेशन होम जा के बच्चों से मिल रही हूँ, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने बैठ के अगर किसी बच्चे की कहानी सुनी है तो मुझे मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बिल्कुल कोई शैतान ही हो जिसके अंदर कोई इंसानी जज्बात ना हो। हर एक बच्चे की एक कहानी होती है। एक मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि हमारा एक बच्चे का केस था, दिल्ली का केस है ये। तो एक 13 साल का बच्चा था, ये मर्डर और किडनैप के केस में आया था, और वो उसने एक 8 साल के अपने से छोटे बच्चे का किडनैपिंग किया था और फिर वो मर्डर का केस था। तो हम लोगों ने उस बच्चे से बात करना शुरू किया। हम लोग एक प्रोसेस करते हैं, बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ शेयरिंग करते हैं। तो हम लोग कभी भी प्रेशर नहीं करते हैं कि आओ हमको बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या कहानी है। उसको जब बताना होगा तब वो बताएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो धीरे धीरे जब हम लोग को मालूम पड़ा, तो हमारी जब बातचीत शुरू हुई तब हमको मालूम पड़ा कि उस बच्चे ने, वो चाइल्ड लेबरर था बच्चा, वो ऑलरेडी 13 साल की उम्र में ही वो काम करना उसने शुरू कर दिया था। वो घर पे पैसे लेके जाता था, जाके अपनी मम्मी को देता था। उस बच्चे ने अपने बचपन से हर रोज अपनी माँ को अपने बाप से पिटता हुआ देखा, और बुरी तरीके से, मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ 1-2 झापड़ मार रहे हैं, वो बुरी तरीके से पिटता हुआ देखा है हर रोज। तो उस बच्चे को ऑलरेडी 13 साल की उम्र में उसको यह था कि घर का आदमी जो जिम्मेदार है वो मैं हूं, मुझे अपनी माँ का ध्यान रखना है। तो उसने सावधान इंडिया का एक एपिसोड देखा था, एक टीवी शो, आपने सबने सुना होगा शायद उसके बारे में, सावधान इंडिया करके शो आता है ना, पुलिस के बारे में ही है ना। तो सावधान इंडिया का एक एपिसोड देखा था उसने उसमें, और उसमें एक एपिसोड में आया था कि एक छोटे बच्चे को किडनैप किया किसी ने, और फिर उनको फिरौती की रकम मिल गई 15 लाख। तो फिर उसको ये आइडिया आया कि मैं भी ऐसे किसी बच्चे को किडनैप करूंगा और मैं 15 लाख रुपए मांग लूंगा, और मैं फिर घर खरीदूंगा जहां मैं अपनी माँ को लेके जाऊंगा, ताकि मेरी माँ को यहाँ ना रहना पड़े इस आदमी के साथ जो उसको रोज धोता है। और बच्चे का दिमाग देखिए कि ये मतलब एक स्लम कम्युनिटी में ही रहने वाला बच्चा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हाई पॉश सोसाइटी में जाके अपने ही कम्युनिटी के किसी दूसरे बच्चे को किडनैप किया उसको, और फिर 15 लाख की डिमांड कर दी। ऐसे कहाँ से आ जाएंगे 15 लाख? तो
तो वो और उसका दोस्त जो है वो छोटे बच्चे को लेके जा रहे थे, तो उस छोटे बच्चे ने भागने की कोशिश की और बगल में एक नहर थी, उस नहर में गिर गया वो छोटा बच्चा, तो बन गया वो केस किडनैप और मर्डर का। एंड एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे ये अगर ये बच्चा 13 साल का नहीं, ये 18 साल का होता तो वो सीधा जेल जाता, उसको जितनी सजा होनी थी उतनी सजा होती, वो सब होता। लेकिन क्योंकि उस बच्चे की उम्र 13 साल की थी, इवन तो वो ऑलरेडी कमा के अपने घर में पैसे दे रहा था, तो उसको ऑब्जर्वेशन होम में ले जाया गया। बहुत समय तक वो ऑब्जर्वेशन होम में था, बहुत समय तक उसकी बेल नहीं हुई, लेकिन उसका हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी बातचीत हुई। एक लीगल एड के वकील ने जेजेबी के सामने दलील डाली, उसकी कहानी बताई, तो जेजेबी ने आखिरकार कुछ 8-10 महीने बाद बेल दे दी उस बच्चे को। और मतलब उसका केस अभी भी चल रहा है, लेकिन क्योंकि जेजे एक्ट के जो प्रावधान हैं वो इस तरीके के हैं कि वो बच्चे को बहुत ज्यादा, एटलीस्ट कोशिश ये है कि लिमिट नहीं करते। कॉन्फिडेंशियलिटी सेक्शन 74 की बात मैं इसमें डाला नहीं है, लेकिन मैं बात करूंगी कि कोई भी आपको अलाउड नहीं है कि अगर आपको कोई फोन करके पूछ भी रहा है कि भाई इस बच्चे का कोई रिकॉर्ड है क्या, तो आपको कानून ये परमिशन नहीं देता है कि आप किसी को भी रिवील करें। जुवेनाइल जो बच्चे हैं, सीसीएल बच्चे जो हैं, वो आगे जाके वो मतलब मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो कि सीआरपीएफ भी ज्वाइन करते हैं। तो इस केस में क्योंकि वो जेजे एक्ट में था वो बच्चा, तो वो अपनी कहानी बता पाया, वापस घर जा पाया, आगे जाके अपने लिए एक नौकरी ढूंढ पाया, और उसका कम से कम सोचिए मर्डर का केस था, तो अगर सजा तो होनी ही थी क्योंकि प्रूफ तो होता अच्छा खासा, तो फिर कितनी सजा होती उसको? किडनैप और मर्डर में जनरली कितनी होती है? 10 साल, 10 साल की जेल होती है। तो मेरा कहने का पॉइंट यह है कि हर मामले में एक कहानी है, लेकिन हाँ मैं जानती हूँ कि जब आपके सामने AK-47 लेके कोई जुवेनाइल रेडी होता है, बहुत सारे लोगों को मार के आया है या मारने के लिए रेडी है, तो आई नो उसकी कहानी के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। उसके लिए भी इंटरेस्टिंग प्रोविजन है जो 16 से 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए जेजे एक्ट ने अलग व्यवस्था बनाई है कि क्योंकि यही देखते हुए कि काफी सारे बच्चे जो हैं वो काफी सीरियस टाइप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसको हम कैसे हैंडल करें उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। थोड़ा सा हम जेजे के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे कि हमने बात किया कि 2 तरह के कैटेगरी के बच्चे हैं, CNCP और CCL। एक तो CCL जो कॉन्फ्लिक्ट वाले बच्चे हैं, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, कानून से संघर्ष में आए हुए बच्चे, ऐसे अलग अलग उसके बोलते हैं। और दूसरा है सेक्शन 214, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिस बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। तो ये काफी लंबी डेफिनेशन है जो मैंने थोड़ा सा लिखी हुई है यहाँ पे, और मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि ये PPT में छोड़ के जाऊंगी, इसमें कुछ खास है नहीं, सिर्फ जो लॉ के जो प्रोविजंस है वही सारे हैं, प्रावधान जो है, लेकिन उसको पढ़ के आपको आइडिया बनेगा, क्योंकि आपके सामने ये सारे सिचुएशन जो है वो आएंगे और आपको उस टाइम पर डिसीजन लेना होगा कि मुझे क्या करना है इस बच्चे के साथ। तो एक कोई भी जो बच्चा जिसका जो ऐसे किसी के साथ रह रहा है जिसने उसको इंजर किया है, एक्सप्लॉइट किया है, अच्छा इसके पहले दिए गया, हाँ, कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई घर नहीं है, सेटल्ड प्लेस ऑफ अबोर्ड नहीं है, जो लेबर लॉज के कॉन्ट्रावेंशन में काम करता हुआ पाया जाता है, या तो बेगिंग करता हुआ पाया जाता है। कोई बच्चा अगर बेगिंग वाला मिल रहा है आपको, या तो जो सपोज करिए 14 साल से कम उम्र का बच्चा किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो जो है वो बच्चा CNCP की कैटेगरी में आएगा। तो बुक्स में कहीं लिखी नहीं होती है, तो फिर अपनी समझ से करना पड़ता है। और जो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है इस जेजे एक्ट का, बच्चों को मद्देनजर रखते हुए और एक्ट की जो ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे अचीव किया जाए,
कुछ अपने से भी करना पड़ता है। तो आपका जो आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारे साथ मिलके राजीव सर कर रहे हैं प्रोग्राम, तो इसको हम चाहते हैं कि अभी नूतन गवर्नर में जो इस एक्ट की अवेयरनेस हो और लोगों को पता चले कि बच्चों के प्रति हमारा क्या रोल रहता है, चाहे वो कम्युनिटी हो, फैमिली हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर एनजीओज हो। मेरा नाम मोहम्मद रफी गिरी है। जब मैंने पीएससी का एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया था तो एक्सपर्ट ने बोला था मोहम्मद रफी का कोई गाना गाओ। I have served as assistant professor in Degree College Leh for 2 years, in Degree College Noida and also in Degree College Kishtwar. मेरा एमफिल है पॉलिटिकल साइंस में। विवेक गुप्ता सर हमारे साथ पढ़ते थे। अभिनव साहब तकरीबन काफ़ी ऑफिसर IAS IPS वगैरह हुआ, तो मैं जल्दी 2-3 जॉब मिले तो फिर जो है ज्वाइन नहीं कर दिया इसी। तो एक DSP में DSP ऑपरेशन बारामूला में रहा, फिर ट्रैफिक में रहा हमारे अश्वनी जी के साथ, नेशनल हाईवे मानहाल में रहा, तो कुछ देर उधर रहा NGO भूल में DSP DR रहा, पुंछ में DSP DR रहा, रामबन में टोटल यही है। कुछ महीने रहा इधर क्या कहते हैं आर्मी में, कुछ महीने रहा SDRF में, तो इससे पहले 2 साल 7 महीने रहा SP ट्रैफिक लद्दाख लेआउट करके डिस्ट्रिक्ट दोनों को देखा, बहुत काम किया अपने टेन्योर में, सबसे ज़्यादा काम वहीं पे किया, बड़ा मज़ा आया। वहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा थी, ज़्यादा जो वो नया स्टेट यूटी बना और रेडियो पावर्स में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज की, काफ़ी उससे भी सीखा। यहाँ हम तकरीबन में अब दूसरा साल चला है नौशहरा में। 2023 में हमने तकरीबन 35 kg के करीब जो है वो ड्रग्स पकड़ा। नौशहरा सब डिवीजन में हमारे 4 थाने हैं, 4 चौकियाँ हैं, मेरे साथ एक SGPO साहब हैं, DSP ऑपरेशन भी अभी आए हैं, 2 DSP हैं, 4 SHO हैं, 4 चौकी अफसर हैं। तो तकरीबन 40 kg हमने ड्रग्स पकड़ा वहाँ पर नौशहरा में। और जो छोटे छोटे ड्रग्स के मैक्सिमम जो केसेस हैं जो इसमें एडिक्ट वगैरह है, मैक्सिमम 18 साल से नीचे के। या इससे पहले जब मैं DSP DR था पुंछ में और यहाँ पे रामबन में, तो जो इसका होम होता है जुवनाइल्स का, वो DSP DR के ही पास होता है, उसी के पास वो रखते हैं जो जुवनाइल्स वगैरह होते हैं, उसी की कस्टडी में रहता है। इससे पहले एक केस हमारा था FIR नंबर 42 भूल का, उसमें हमने 3 लड़कों को पकड़ा था, LET वाले थे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। 3 के 3 हम बड़ा खुश हुए थे क्योंकि 5 लोगों के पास AK-47 हमने लेकिन से AK-47 रिकवर की और उसमें UAP भी लगा, FIR भी जबरदस्त, उसमें जो है वो आर्मी ने पुलिस ने मिलकर कॉन्फ्रेंस दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, लेकिन फाइनली पता चला कि वो 3 के 3 जुर्माइन है। तो ये एक बड़ा वो अजीब सा एक हमारे लिए ये होता है कि कितना बड़ा केस किया, लेकिन जो है थोड़ा उनकी एज जो है 18 साल से नीचे थी, तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि 18 साल से नीचे एज आने का कितना बड़ा वो इम्पैक्ट रहता है। हालांकि अभी जो नई हमारा न्याय संहिता जो IPS को जो रिप्लेस करके 2023 आया है, उसमें कुछ जो ऑफेंसेस है उसमें एज को 18 साल से नीचे 16.5 भी किया है, तो वो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। इसी तरह से मैं मैडम से बात भी कर रहा था कि 18 साल कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जुवनाइल्स की जो एज है वो 16 इयर्स रखी गई है, कुछ जगहों पे 17 है, कुछ पे इवन 14 है। कुछ कंट्रीज में 14 एज को जो है वो माना गया कि उससे ऊपर जो है वो मेजर है, वो माइनर नहीं है, वो जुवनाइल नहीं है। तो इसमें जो है, लेकिन हमारी कंट्री की क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की, आप सब लोगों को नोट रखना है कि पूरे वर्ल्ड में जो यूथ की पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा इंडिया की है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की है। तो इसलिए यूथ का किस तरह से अगर ये क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल जो है ये सबके पास आया है, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो बाकी चीजें हो, तो उनको किस तरह, ये बहुत ही ट्रेनिंग जो हमें इसमें दी जाएगी पुलिस ऑफिसर्स की, जुवेनाइल जस्टिस, उनकी केयर, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन एक्ट वगैरह, इसमें UNO का कन्वेंशन भी है,
तो हमें इसमें जो है इसको सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन जो है हमारे पर्चे वगैरह लगते हैं किडनैपिंग में, रेप में, बाकी चीजों में, और हमें फिर बाद में पता चलता है कि जो इसमें इन्वॉल्व था, चाहे वो लड़की थी या लड़का था, वो माइनर था, उसके साथ हमें कैसे पेश आना, उसमें प्रोसीजर क्या है, इसका पता होना बड़ा जरूरी है। तो ये बड़ा ही अच्छा हमें आज चांस मिला है। तो मेरा नाम पहले से ही रफ़ी ही मुझे कहते थे बचपन से, मोहम्मद रफ़ी हमारा नाम है, जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, बस यही है। मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी आपसे इंटरेक्शन चलता रहे, और जो है हमारा एक बार, क्योंकि ये ऐसा सिलसिला है जो हर जगह जो है वो होता रहता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें आज बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा सभी लोगों को, और इस सीख को हम फिर आगे जो है फील्ड में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने देखा इस वीडियो में जो बच्चे दिखाए गए, these are the children in difficult circumstances। अगर हम अपने बचपन को देखें तो मुझे लगता है कि हम सबका बचपन इन बच्चों से बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से आज हम लोग इस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, कोई पुलिस में है, कोई डिफरेंट रोल दे रहा है। तो ये जो बच्चे इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं, इन्हीं बच्चों को मद्देनजर रखते हुए जो मिशन वात्सल्य स्कीम है वो बनाई गई। मैं थोड़ा समय को मद्देनजर रखते हुए आई विल ब्रीफली रन ओवर द स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले ये सवाल उठ रहा था, पहले तो मैं गिरी साहब को मुबारक इस बात की दूंगा कि कहा मैं बहुत सारी जगह पे प्रोफेसर रहा, फिर भी ये नौजवान है, इस बात की मैं इनको मुबारक। और बच्चों की काफी सारी डेफिनेशंस इन्होंने भी बताई। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, खासकर जो यहाँ पुलिस अफसर हैं, कि आप क्या समझते हैं, आप में से कुछ लोग जुनाइल पुलिस अफसर भी हैं, बच्चे की क्या डेफिनेशन है, किस एज तक का बच्चा हिंदुस्तान में हम उसको बच्चा मानते हैं? एनीवन? 14 years, ठीक है। 14 or 16, yes, not sure. 18 डिफरेंट एक्ट्स हैव डिफरेंट डेफिनेशंस। और कोई बताना चाहे? देखिए, बच्चा मीन्स ए बॉय और गर्ल। अब जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो कहता है कि 6 से 14 साल के बीच जो लोग हैं वो बच्चे हैं, क्योंकि वो एक्ट उनको एड्रेस करता है। अभी सर ने चाइल्ड लेबर एक्ट की बात बताई, तो चाइल्ड लेबर एक्ट कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और 14 से 19 साल की उम्र के, क्योंकि ये चाइल्ड लेबर एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016 इसकी अमेंडमेंट की हुई, तो अमेंडमेंट में कहा कि 14 से 19 साल के बीच जो लोग हैं इनको हम एडोलिसेंट्स कहेंगे, ठीक है। और हम जिस एक्ट की बात कर रहे हैं ये है कौन सा एक्ट? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये आप सभी नोट रखिए कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट has primacy on all laws related to the children, चाहे वो चाइल्ड लेबर एक्ट हो, राइट टू एजुकेशन हो, जो भी एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की सभी एक्ट्स पर प्राइमेसी है, ठीक है। ये इस जो कानून है इसकी खूबसूरती भी है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक बच्चे की उम्र 18 साल से कम है। जो भी इसमें अच्छा, एक चीज मैं और पुलिस के लोगों से खासकर पूछना चाहूंगा कि जुवेनाइल और चाइल्ड में क्या डिफरेंस? हमारा कोई चाइल्ड वेलफेयर अफसर अगर बता सके। ये बड़ा आम सा है और मैं बहुत सारी पुलिस ट्रेनिंग में पूछता हूँ, लोग इसका जवाब देते हैं। क्या इसमें डिफरेंस है जुवेनाइल और चाइल्ड? देखिए, जुवेनाइल मैं बोलूंगा, आपकी तरफ से भी मैं बोलूंगा, लोग ये समझते हैं कि जो बच्चे कोई क्राइम करें तो उनको हम जुवेनाइल कहते हैं, और जो बच्चे ऐसा है नहीं, मैं CWC से नहीं पूछ रहा, मैं चाइल्ड वेलफेयर। आपने बोला नहीं, तो इस क्या है फिर? नहीं, ये आपके नेक्स्ट RI साहब सर, कोई फर्क है जुवेनाइल और चाइल्ड में? जुवेनाइल जो है वो उसी 14 से 16 की एज में उसको जुवेनाइल कहेंगे, 16 से बिलो एज।
देखो पहले ना पुलिस में भी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और इवन इन द लॉ आल्सो एक वर्ड आता था चाइल्ड डेलिक्वेंसी, है ना। तो डेलिक्वेंट कहीं ना कहीं लोग उसको रिलेट करते थे जुवेनाइल से, लेकिन जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 आने के बाद इसमें क्लैरिटी आ गई, ठीक है। वैसे तो मैडम मुझे लगता है 2000 एक्ट में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन बीच में लोगों को थी। अब इसमें दो डेफिनेशंस है इसी एक्ट में। एक डेफिनेशन चाइल्ड की कहती है कि दोनों चाइल्ड और जुवेनाइल की दोनों की डेफिनेशंस ये कहती है, चाइल्ड की कहती है 18 साल तक के लोग जो हैं वो चाइल्ड हैं, और जुवेनाइल की कहती है 18 साल तक के नीचे वाले चाइल्ड जुवेनाइल। तो इट मीन्स टेक्निकली एज फार एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट इज कंसर्न, चाइल्ड और जुवेनाइल में कोई डिफरेंस नहीं है। और पहले कहते थे जुवेनाइल इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए अब उस वर्ड को भी बदल दिया गया, अब हम कहते हैं चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है। तो ये डेलिक्वेंट है बच्चा या बच्चे को अरेस्ट करना है, ऐसे सारी टर्मिनोलॉजी खत्म, बच्चा डेलिक्वेंट हो ही नहीं सकता। अब लॉ ये जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये कहता है, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की थोड़ी सी करूंगा तब मैं आपसे बात करूंगा। नेक्स्ट, अब यहाँ रफी साहब ने एक और बात कही कि एक इंटरनेशनल लॉ भी है, ठीक है, यूएन कन्वेंशन की उन्होंने बात की। तो एक इंटरनेशनल लॉ जो बच्चों के मतलब है दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं यूएनसीआरसी। और आपके फोल्डर में एक पम्फलेट है, आप सभी के फोल्डर में एक पम्फलेट है, ये देखिए, इसमें उल्टी साइड में यूएनसीआरसी के सारे आर्टिकल्स ये, और ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है इसके स्टार्ट में भी लिखा है कि ये इंडिया की टुवर्ड्स इंटरनेशनल कमिटमेंट के मद्देनजर भी इस एक्ट को बनाया गया। तो ये यूएनसीआरसी है, और इंटरनेशनली बच्चे की एज एज पर यूएनसीआरसी इज बिलो द एज ऑफ 18, ठीक है। इसमें सारे आर्टिकल्स यूएनसीआरसी के लिखे हैं, इसको जरूर पढ़िएगा, ये डॉक्यूमेंट काम तो सर ने तो मुझे लगता है आईपीएस के लिए इसको पढ़ा ही होगा, मैं बाकी सबको कहूंगा कि आप भी इसको जरूर पढ़ें। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड एंड कम्स फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन की बात मैंने की, और इंडिया यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड के सिग्नेटरी है, ठीक है। 1992 में हमने एज ए नेशन यूएनसीआरसी को रेटिफाई किया, तो इंडिया में ये लॉ जो है ये मान्य है, ठीक है। अब तो खैर 370 स्क्रैप हो गया और सारे जो हमारे सेंट्रल लॉज थे वो एप्लीकेबल हो गए, लेकिन 370 के पहले भी ये कन्वेंशन और लेबर लॉज जो थे वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल थे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जम्मू कश्मीर का अपना था, लेकिन यूएनसीआरसी और बाकी लेबर लॉज जो थे वो तब भी जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल थे। तो ये कन्वेंशन के 54 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज ने इसको साइन किया, कुछ कंट्रीज ने नहीं भी साइन किया, जैसे सूडान ने इसको साइन नहीं किया था, एक और कंट्रीज ने। उन्होंने कहा कि ये जो राइट्स इसके कन्वेंशन में दिए गए हैं, हमारी इकोनॉमी इसको एलो ही नहीं करती कि हम ये सारे, अभी शायद किया सूडान ने कि नहीं, अब किया होगा सोमालिया ने। तो कुछ कंट्रीज ने जब ये हुआ तब नहीं किया था, और कुछ ने इसलिए नहीं किया कि ये सारे राइट्स जो इसमें दिए ये तो हम ऑलरेडी बच्चों को दे रहे हैं। तो नेक्स्ट, चाइल्ड राइट्स क्या है? देखो चाइल्ड राइट्स कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। हम सबके बच्चे हैं छोटे, ठीक है, हम अपने बच्चों को कुछ बेसिक राइट्स देते हैं, ठीक है। वही सारे राइट्स जो हम बच्चों को देते हैं उसी को एक प्रॉपर शेप देकर हम कहते हैं कि ये चाइल्ड राइट्स है। नेक्स्ट, अब जो यूएनसीआरसी जो इंटरनेशनल लॉ है, मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम आल्सो। तो इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, एक तो है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, राइट टू लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट एंड रिस्पेक्ट ऑफ द व्यूज ऑफ द चाइल्ड, ये इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट, अब ये जो 54 राइट्स जो आपके इस ब्राउचर में दिए हुए हैं, इन 54 राइट्स को अगर हम 4 सेट्स में सब राइट्स को कंसोलिडेट करें तो हम कह सकते हैं कि ये 4 बेसिक सेट्स ऑफ राइट्स हैं। इन्हीं को अगर हम याद रखें तो इन्हीं के अंदर जो बाकी सारे राइट्स हैं वो आ जाएंगे। पहला, राइट टू सर्वाइवल,
अब राइट टू सर्वाइवल को रियलाइज करने की बेसिक जिम्मेवारी किसकी है? अगर बच्चा है तो सबसे पहले तो माँ बाप की जिम्मेवारी है, पेरेंट्स और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर पेरेंट्स इनकैपेसिटेटेड है, वो उस बच्चे को की नशोनुमा नहीं कर सकते, तो देन इमीडिएट रोल किसका आता है? CWC को बड़ी बात में आएगी। उसके बाद इमीडिएटली रोल आता है किसका? कम्युनिटी का। ठीक है, उसके किन्स, जो भी फर्स्ट किन्स हैं, दादी दादा हैं, चाची चाचा हैं, उनका रोल बनता है। और ये जो होम है या जो हमारा ये होम शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, ये एक प्रिंसिपल भी है इसका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, कि जो होम में बच्चे को भेजा जाए ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। तो कम्युनिटी का रोल आ गया। और इसके लिए मिशन वत्सल्य में एक 3 टायर स्ट्रक्चर भी है। विलेज लेवल चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी है, और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अंदर एक प्रोग्राम ऑफिसर होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, जिसका ये काम होता है कि वो ये इंश्योर करे कि बच्चे की रिहेबिलिटेशन कम्युनिटी में हो। मैं कश्मीर में भी मुझे काम करने का मौका मिला, वहाँ मुझे एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस बैतुल माल की कमेटीज बहुत सारे विलेजेस में हैं। मुसद्दिक साहब मुझे देर में उठ के, और उसमें ज़कात के पैसे से भी बहुत सारे बच्चों को रिहेबिलिटेट कश्मीर के कंटेक्स्ट में लोग करते थे। तो वो भी एक कम्युनिटी बेस्ड स्ट्रक्चर है। उसी तरीके के स्ट्रक्चर्स को बाकी जगह के अपने फेथ के हिसाब से भी अगर कहीं वो बच्चे रिहेबिलिटेट होते तो वो भी कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन की कैटेगरी में आएगा। और इन केस पेरेंट्स भी नहीं है, कम्युनिटी ने भी हाथ खड़े कर दिए, तो देन कम्स द रोल ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर हैं यहाँ रहीम साहब। ठीक है, फिर इनका महकमा और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है जो वो पिक्चर में आ जाता है कि तब आप अगर कोई ऐसा बच्चा मिलता है जिसको कोई रहने की जगह नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, किसी सरपंच ने अपने घर काम पे रखा है, तो आप सिंपली 1098 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पुलिस भी कॉल कर सकती है इमीडिएटली। अगर वो पुलिस तो खैर चाइल्ड वेलफेयर अफसर आर लिंक्ड टू डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एट CWC। फिर उस बच्चे को CWC के पास प्रोड्यूस किया जाएगा और CWC उसको देखेगी कि बच्चे को स्पॉन्सरशिप देके दादी के पास हम रख सकते हैं। ठीक है, या दादी बहुत बूढ़ी हो गई है, बच्चे को खाना नहीं खिला सकती, तो देन उस बच्चे को होम में भी शिफ्ट किया जा सकता है एज ए लास्ट रिजॉर्ट। तो ये और ट्रेनिंग लें ताकि एक दिन की हो, मतलब आपको पता चल जाए कि जुवेनाइल जस्टिस चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपको पता चले और रूल्स के बारे में, लॉज के बारे में पता चले। तो उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैम का, जो है रिसोर्स पर्सन हमारे पास यहाँ आए और आपको इस एक्ट के बारे में बताया। साथ ही साथ राजीव सर का जो फोर फ्रंट पे रहते हैं, जब भी कोई ऐसा काम होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं, तो हर जगह अवेलेबल रहते हैं, डिपार्टमेंट के साथ छाना बछाना खड़े रहते हैं। उसके बाद मुसद्दिक बासु साहब का एडिशनल SP जो रजौरी हेडक्वार्टर में हैं, तो उनकी जो भी एक्सपीरियंस है वो हम यूज़ करेंगे, जो पुलिसिंग में है उनका एक्सपीरियंस, और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे एक्टिवेट किया जाए डिस्ट्रिक्ट रजौरी में, उनकी सर्विसेज का हम यूज़ करेंगे। तो साथ ही साथ अनुराग दारू जी हैं जो IPS प्रोबेशनर हैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी, तो उनसे भी हम अगर यहीं पोस्टेड होते हैं तो उनकी भी हेल्प हम लेंगे जब भी ये फील्ड में काम करेंगे या फिर जहाँ भी जाएंगे। तो चाइल्ड रिलेटेड सर्विसेज का इनको नॉलेज हो ही गया, पहले भी पढ़ा होगा इन्होंने, तो थोड़ा और बढ़ोतरी हुई होगी इसमें। तो साथ ही साथ जितने भी हमारे सुमित जी का भी शुक्रिया इसलिए कि DOSPs में ये पूरा टाइम यहाँ बैठे जी जी, तो बाकी वालों ने बीच में ब्रेक मारा। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यहाँ पे थे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, उनका शुक्रिया। जितने भी SHOs अपना खाने से आए यहाँ पे, इनकी टाइम निकाला उन्होंने, बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है आपका, तो आप सबका भी शुक्रिया। SDPOs जो यहाँ पे आए, जितने भी IOs आए यहाँ पे, उनका शुक्रिया। खासकर फीमेल पुलिस ऑफिसर, क्योंकि इनके लिए सर बैठना इतना एट स्ट्रेच बड़ा मुश्किल रहता है सर, तो इनका भी शुक्रिया। CWC मेंबर्स, चेयरपर्सन इस बात से मुत्फिक हैं DCPO स्टाफ
और जितने भी मीडिया पर्सन जिन्होंने इस इवेंट को कवर किया इन सबका शुक्रिया, और जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ रहा इस इवेंट को दौरान, चाहे वो आपका सर रहा या फिर पुलिस ऑफिसर्स ऑफिसर्स का, सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब आए, तो फ्यूचर में भी हम ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे, आप जरूर उस प्रोग्राम का हिस्सा हो। थैंक यू। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के लिए हमने एक वर्कशॉप रखी है अपने आईओज़ के लिए, थानेदार्स के लिए, एसडीपीओज़ के लिए, ताकि उनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो चेंजेस आए हैं उनसे आगाह किया जा सके और वो चाइल्ड प्रोटेक्शन में जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उसको फुली निभा पाएँ। सर खास क्या बताया गया कि रजौरी पुलिस स्टेशन को बच्चों के लिए खास क्या बताया गया? हम एक कोशिश कर रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस है वुमेंस पे और चाइल्ड वेलफेयर पे, तो उसी हिसाब से एक हम मॉडल पुलिस स्टेशन बनाना चाहते हैं, पुलिस स्टेशन रजौरी को बच्चों के हिसाब से। तो क्या मैसेज देंगे सब यूथ को? मैं यूथ को यही मैसेज दूंगा कि ड्रग्स से दूर रहें, खेलें कूदें। अगर कोई आपको ऐसा लगता है कोई आदमी ड्रग्स बेचता है, आपके माध्यम से मैं ये सबको बोलना चाहूँगा, अगर कोई ऐसा आदमी है जो इन्वॉल्व है, जो ड्रग्स बेचता है या ड्रग्स लेता है, उसकी अगर हम ड्रग्स बेचने वाले को हम पकड़ेंगे, जो अगर कोई उसका विक्टिम है तो हम उसको रिहेबिलिटेट में ले जाने की पूरी कोशिश करें। सर पेरेंट्स को क्या मैसेज रहेगा आज की इसमें? पेरेंट्स के लिए वही मैसेज है कि अपने बच्चों पे ध्यान दें। आज का यूथ है, कल आज आने वाला कल है ये आपका, तो ये आपके बुढ़ापे का सहारा है, तो उसको ड्रग्स से दूर रखें और उनको किसी न किसी स्पोर्ट्स में डालें और उनके ऊपर पूरा ध्यान दें। रजौरी में जेजेबी मौजूद है, सीडब्ल्यूसी मौजूद है, और एक शिफ्ट 2018 में आई थी जो रेगुलर कोर्ट में बच्चों को प्रोड्यूस किया जाता था। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के आने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स और सीडब्ल्यूसीज बने। बच्चे चाहे वो देखभाल की उनको ज़रूरत हो तो उन बच्चों को सीडब्ल्यूसी के पास लिया जाता है, और अगर बच्चे कोई गलती करें, कन्फ्लिक्ट विद लॉ हो, तो उनको जेजेबी के साथ लिया जाता है। और चूंकि फर्स्ट कंटैक्ट बच्चों का हमेशा पुलिस रहता है, पुलिस को प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्शन के ऊपर और पुलिस का क्या रोल है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस रजौरी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जिसके हेड ये अब्दुल रहीम साहब हैं, और नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन मिलके हम एक रोज़ा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर पुलिस के रोल को लेकर आज एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें करीब 50 पुलिस अफसर्स और 10 DCPU के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।